रिजर्वेशन ले रहे हैं और फिर बताते हैं यहाँ टीवी पर आकर के नहीं रहता है। आप 90 और 97 नंबर लाइए, हमारी सीट ले चिल्लाने से बात लोगों नहीं को बनने वाली। बरकरार पवन करने पांडे के लिए बहुत तथ्यात्मक जी अपने लोगों को भी चीजों को रखते हैं। घेरे में मत रखिए। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तय करना ऐसे ही जब भी कभी डिबेट में जाए ऐसे ही दमदारी से अपनी बात आपने करें। सिंगल बेंच का ऑर्डर भी तो मानना चाहिए था आपको, आपने क्यों नहीं माना? सर्वोच्च सिंगल बेंच के न्यायालय को ऑर्डर तय को करने उन्होंने दीजिए। आप नहीं तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे, ये आपका और मेरा अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय अगर ये कह देगा कि हम डबल रिजर्वेशन देंगे, ट्रिपल रिजर्वेशन को मान्य करते हैं तो देखा जाएगा, हम उस ऑर्डर को मान लेंगे। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है कि आप लोग जो ये गलत तरीके अपना रहे हैं, जो ये बीज बो रहे हैं जातिवाद का। में उन्होंने बोला, आप सुनिएगा, आपके दर्शकों को एकदम क्लियर हो जाएगा। एक परीक्षा होती है कट ऑफ के मैटर में, मैम ये एग्जामिन हो रहा था कि क्या सरकार को पावर है कट ऑफ लगाने की कि नहीं। इन दैट केस दे सेड दैट एटीआर इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम। दैट मींस अगर आप ये एग्जाम क्लियर करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टीचर बन ही जाओगे, इसके बाद एक और लिस्ट आएगी, शॉर्ट लिस्ट होगी, इसके बाद आएगा, ठीक है। वहां पे कट ऑफ का मैटर था, वहां ये एग्जामिन किया जाना था। अभी अगर बात हम रिजर्वेशन की कर रहे हैं, जो हमारी एसएलपी में है, जो भाई साहब कह रहे थे सुशील जी की ये लोग एसएलपी में लगाए हैं कि 10,000 लोग बाहर हो जा रहे हैं, तो ऐसा हमारी एसएलपी में कुछ नहीं लगा है। वो किसी की एसएलपी होगी, उस भाइयों में आप जगह रवि सक्सेना की एसएलपी में आया हुआ है, लिखते हैं मेरे भाई। सुशील भाई उसके बाद मैम जब बात यहाँ रिजर्वेशन की आती है, तो अगर आप यहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये एग्जामिन करने जा रहा है कि अगर आप एक एटीआर एग्जाम में लाभ ले चुके हैं किसी भी तरह का, एक्सेप्ट देन जो उम्र में छूट होती है उसको छोड़ के, तो क्या आप अगले स्टेज में लाभ ले पाएंगे कि नहीं, ये सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा ना मैम। ये सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, ये ना हम आप तय करेंगे, ना सुशील भाई तय करेंगे, ना ये उचित नहीं है। आप न्याय की बात करिए, 70% आरक्षण मिला है भर्ती में, 70% आरक्षण मिला है, 10% आरक्षण नहीं होगा। संविधान में न्याय के अवसरों की समानता हमें भी है। संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं ना, उसका संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। हमारे अधिकार की सुरक्षा वो करेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम गए हैं, वो हमें हमारा अधिकार दिलाएगा। कोई भी अनरिजर्व कैटेगरी की सीट तभी ले सकता है जब 97 नंबर लाएगा। यहाँ आप आकर के बरगलाना बंद करिए लोगों को। आप रिलैक्सेशन बता रहे, कितना रिलैक्सेशन लेंगे? सबके पासिंग मार्क्स अलग अलग नहीं होते हैं, हर कैटेगरी का बच्चा एक ही में पास होता है, सबके लिए पासिंग मार्क्स इक्वल है। एटीआर और टेट में आप 2 बार। नमस्कार साथियों, मैं हूं नवीन, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि इस समय चारों तरफ समाज में केवल 69,000 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती ही केवल छाई हुई है, कोर्ट से लेकर राजनीतिक गलियारे में और हमारे समाजों में, यहाँ तक कि बेसिक के प्रत्येक स्कूलों में यदि कहीं चर्चा हो रही है तो केवल 69,000 शिक्षक भर्ती की चर्चा हो रही है। क्योंकि ये मुद्दा ही कुछ ऐसा है, ये भर्ती ही कुछ ऐसी है जो सबको कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींच ली है। लोग इस पर बात करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, कोई ना कोई बात करने वाला मिल जाता है। इसी बीच में जो चयनित शिक्षक हैं, जो अपने स्कूलों में हैं, वो अपने तर्क दे रहे हैं। जो अचयनित लोग हैं, सड़कों पर हैं, वो अपने तर्क और कुतर्क दे रहे हैं। साथियों, बताते चलें कि आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी 69,000 शिक्षक भर्ती पर जो इस समय घटनाक्रम चल रहा है उसी पर कुछ प्रकाश डालने वाले हैं। और इसी के संदर्भ में वीडियो हमारा आप सबको समर्पित है, तो बने रहिए इस वीडियो के माध्यम से। कुछ ऐसी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्क्लोज करने वाले हैं जो भर्ती को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आगे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में भी काम आ सकती हैं और चयनित का पक्ष दमदारी के साथ रख सकती हैं। और उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है जो कहीं ना कहीं गलत बयानबाजी दे रहे हैं या कुतर्क दे रहे हैं भर्ती को लेकर के। इसी के संदर्भ में पूरा हमारा वीडियो केंद्रित है। चलिए बताते हैं। पूरे घटनाक्रम को आप देख ही रहे होंगे, हर सोशल मीडिया पर, यानी डिबेट से लेकर के न्यूज़ चैनल तक पूरा 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला इस समय जोरों शोरों पर छाया हुआ है। लोग अपने तर्क दे रहे हैं। चयनित पक्ष में भी 2 पक्ष हैं, एक आरक्षित वर्ग का चयनित पक्ष है, दूसरा अनारक्षित चयनित वर्ग है। आरक्षित वर्ग का जो चयनित है वो चाहता है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती हो उसमें किसी प्रकार का फेरबदल ना हो और जो उनके अचयनित साथी लोग हैं उनका भी चयन इस भर्ती में हो जाए। परंतु समस्या ये है कि जो अभी हाल ही में डबल बेंच का आर्डर आया है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि
लिस्ट को आप रिविजिट करिए और रिविजिट करने के बाद जो भी चयनित साथी अगर डिस्टर्ब होते हैं तो उनको मात्र सेशन लाभ देते हुए आप उनको 31 मार्च को सेवा से निवृत्त कर दीजिएगा। इसी शंका को लेकर के जो हमारे वर्किंग टीचर हैं, जो हमारे चयनित टीचर हैं, जो विद्यालयों में पिछले 4 सालों से कार्य कर रहे हैं, उनके मन में शंका उत्पन्न हुई और पहले तो उन्होंने सरकार से अनुनय विनय किया, परंतु सरकार का स्पष्ट रुख न होने की वजह से उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ा, जहां पर पहली सुनवाई हो चुकी है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी माना है कि शिक्षक भर्ती में अभी कुछ सुनवाई करने की जरूरत है और इसी के तहत सरकार को निर्देशित किया है कि यानी एक प्रकार से स्टे दे दिया है कि जब तक इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो जाता, जब पर हम इस पर सुनवाई नहीं कर लेते, तब तक आप भर्ती को यथास्थान रखिएगा। तो एक प्रकार से इसमें स्टे ही हो चुका है, परंतु हमारे कुछ अचयनित साथी जो इस भर्ती से जुड़े हुए हैं परंतु वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि स्टे नहीं हुआ है और वो लगातार कभी केशव प्रसाद मौर्य जी के घर पे, कभी अनुप्रिया पटेल जी के घर पे धरना दे रहे हैं, राजनीतिक दबाव बना रहे हैं किसी तरीके से उनको नियुक्ति पत्र मिल जाए। परंतु साथियों, अब ध्यान रखना होगा, जब भर्ती न्यायालय की चौखट पर है तो उसका निर्णय भी न्यायालय की चौखट से ही निकलेगा। अब कोई राजनीतिक ताकत आपको नियुक्ति पत्र नहीं दे सकती और ना ही किसी प्रकार की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। तो पूरे घटनाक्रम में नज़र डालें तो विभिन्न जो हमारे चयनित साथी हैं उनके भी कुछ तर्क हैं। कुछ ATRE को छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं, उसको मात्र क्वालिफाइंग ही मानते हैं और वो आज ज्ञान दे रहे हैं कि इस पर बहस नहीं होनी चाहिए, दोहरा आरक्षण का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, हमें केवल कोर्ट से प्रेयर करनी चाहिए कि हम 4 साल से चयनित हैं और हमको सेवा में रखा जाए। परंतु यह संभव नहीं है। एक तरफ जब नए कैंडिडेट इस भर्ती में आएंगे तो जो हमारे वर्किंग टीचर हैं उनको कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता देखना ही पड़ेगा। तो इसमें बस सही समाधान इसका यही है, कोर्ट इसका निर्णय करे कि कौन जो आरक्षण की नियमावली है, आरक्षण को कैसे लागू किया जाए। आप समझिएगा, भर्ती कई चरणों में होती है। जो आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट होता है वो समय समय पर आरक्षण का लाभ लेता रहता है और प्रक्रिया में आगे बढ़ता जाता है। परंतु वहीं एक सामान्य वर्ग का जो कैंडिडेट है वो अगर किसी भी मानक में कम हो जाता है तो वो भर्ती से वही उसी स्टेज से वो बाहर हो जाता है। परंतु आरक्षित वर्ग के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनको कुछ मानक में छूट मिलती है रिजर्वेशन के नाम पर, तो रिजर्वेशन का लाभ लेकर के वो भर्ती में आगे बढ़ते जाते हैं। परंतु आज यही लोग इस रिजर्वेशन को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वो एक तरफ तो रिजर्वेशन का लाभ लेकर भर्ती में आगे बढ़ते हैं, परंतु जब मेरिट बनाने की बात आती है तो कहते हैं नहीं, अभी ये रिजर्वेशन नहीं है, अभी हमारा केवल छूट है। वो अपने तरीके से रिजर्वेशन और छूट को डिफाइन करना चाहते हैं, परंतु ऐसा संभव नहीं है। ये निर्णय कोर्ट से ही संभव है। साथियों, बताते चलें, आज अगर हम आज के दिन की बात करें तो आज 2 महत्वपूर्ण चैनलों पर डिबेट हुई। एक तो अमिताभ अग्निहोत्री यानी TV9 के चैनल पर बहुत महत्वपूर्ण डिबेट हुई, जिसमें चयनितों की तरफ से पक्ष रखा पवन पांडे जी ने, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारत समाचार पर, जिसमें अनुराग पांडे जी ने 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित मुद्दे को बहुत ही दमदारी के साथ और बड़े तथ्यात्मक तरीके से रखा। अगर आप उन दोनों की डिबेट को सुनते हैं तो भर्ती कहीं ना कहीं क्रिस्टल क्लियर नजर आती है कि यहाँ पर जो पक्षपात हुआ है UR की सीटों पर हुआ है। नुकसान यदि हुआ है तो जनरल कैंडिडेट का नुकसान हुआ है। जनरल कैंडिडेट की सीट पर, UR की सीट पर आरक्षित वर्ग को ओवरलैप किस तरीके से किया गया है, एक षड्यंत्र के तहत अधिकारियों ने एक षड्यंत्र किया और जनरल सीटों पर आरक्षित वर्ग को चयन दे करके कहीं ना कहीं जनरल वर्ग के साथ एक पक्षपात किया है। तो इसी पक्षपात को दूर करने के लिए जो चयनित वर्ग है वो न्यायालय की शरण में है और न्यायालय इसका निर्णय करेगी। एक जो महत्वपूर्ण आज डिबेट हुई है अमिताभ अग्निहोत्री सर में, जिसमें पवन पांडे जी ने अपना बात रखा। उस डिबेट में जो आरक्षित वर्ग से अचयनित जो थे वो अमरेंद्र पटेल भी मौजूद थे। आप इसी वीडियो में आगे देखिएगा अमरेंद्र पटेल और पवन पांडे की कैसी बहस होती है और पवन पांडे जी बातों को कितनी दमदारी के साथ और कितने तथ्यात्मक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। इसको अगर आप सुनते हैं सही से तो बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। और निवेदन करूंगा, जब भी कोई चयनित साथी किसी भी चैनल पर बैठे तो पवन पांडे और अनुराग पांडे की तरह ही दमदारी के साथ अपने मुद्दे को रखे, तथ्यों के साथ रखे, जिससे कि जो ये समाज में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई, आरक्षण घोटाला हुआ है, तो लोगों को सही से ये समझ में आए कि आरक्षण का घोटाला जनरल की सीटों पर हुआ है, ना कि कैटेगरी की सीटों पर हुआ है। तो आप वीडियो में देखिएगा कि पवन पांडे जी ने कैसे अपनी बातों को रखा है
एग्जामिनेशन है। देख लीजिए अमरेंद्र पटेल क्या बोल रहे हैं और उनका पवन पांडे जी कैसे काट करते हैं। अब देख सकते हैं ये पॉइंट बहुत ही समझने वाली चीजें हैं। पवन पांडे जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया है। ऐसे बहुत सारे ये रिलैक्सेशन होता है। देख लीजिए किस तरीके से नोक झोंक होती है। पवन पांडे ने मुद्दे को बहुत ही दमदारी के साथ रखा है। ये पॉइंट सबको देखना चाहिए। ये हमारे मित्र को मैं समझा देना चाहता हूँ। 68,500 में ये कह रहे हैं कि एटीआई पार्ट ऑफ सिलेक्शन है। 68,500 में वही बिल्कुल नहीं समझना चाहूंगा क्योंकि बीटीसी का एग्जाम या 10th दिया था, उन्होंने स्पष्ट बिल्कुल कहा सही, बिल्कुल सही। ये टेट और डबल बेंच में वही जस्ट उन्होंने कहा एटीआई पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है। जबरदस्त नोकझोंक किया है। इस तरीके की डिबेट ही होनी चाहिए। हमारे पक्ष को अब डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, अग्रेसिव होना चाहिए। अच्छा करेगा। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक क्वेश्चन किया है, सुनते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है कल का आप ऑर्डर सुन लीजिए जाके ना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है सामान्य वर्ग के बराबर अंक नहीं लाते तो कैसे माइग्रेट करेंगे। 10th में सर अवतार सर हम बताना चाहेंगे 10th में ओबीसी जनरल SC ST के अलग अलग क्राइटेरिया नहीं है पास मार्क के, सबको 33% लाना है तो लाना है, लेकिन ATRE में और टेट में अलग अलग नंबर लाने होते हैं। कैसे कितनी बार आपको कितना रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आप जनरल की सीट खा जाएंगे, आप जनरल के लोगों का कैरियर खा जाएंगे, कितना। तो साथियों देख लिया पवन पांडे ने किस तरीके से अपनी बातों को रखा। पवन पांडे की बहस बिल्कुल ही सही दिशा में और बिल्कुल तथ्यात्मक है। एक भी पॉइंट उन्होंने गलत नहीं बोला है और कोई तथ्य को छिपाया नहीं है। यदि बात न्यायालय की करते हैं तो पवन पांडे जी ने भी स्पष्ट डिबेट में कहा है कि सिंगल बेंच का भी ऑर्डर न्यायालय का ही ऑर्डर था, तब ये वर्ग मानने के लिए तैयार नहीं था। रिलैक्सेशन नहीं दिया जा सकता है। नो रिलैक्सेशन तभी उतना ही मिलेगा जितने से आप नहीं खा सकते हैं। आप बार बार रिलैक्सेशन के नाम पर रिजर्वेशन ले रहे हैं और फिर बताते हैं यहाँ टीवी पर आकर के ऐसा नहीं रहता है। आप 90 और 97 में नंबर लाइए, हमारी सीट ले चिल्लाने से बात नहीं बनने वाली। पवन पांडे बहुत तथ्यात्मक अपने चीजों को घेरे में मत रखिए। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तय करेंगे। ऐसे ही जब भी कभी डिबेट में जाए ऐसे ही दमदारी से अपनी बात आपने करें। सिंगल बेंच का ऑर्डर भी तो मानना चाहिए था आपको, आपने क्यों नहीं माना। सर्वोच्च सिंगल बेंच के न्यायालय को ऑर्डर तय को करने उन्होंने दीजिए। आप नहीं तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे, ये आपका और मेरा अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय अगर ये कह देगा कि हम डबल रिजर्वेशन देंगे, ट्रिपल रिजर्वेशन को मान्य करते हैं तो देखा जाएगा, हम उस ऑर्डर को मान लेंगे। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है कि आप लोग जो ये गलत तरीके अपना रहे हैं, जो ये बीज बो रहे हैं जातिवाद का, ये उचित नहीं है। आप न्याय की बात करिए। 70% आरक्षण मिला है भर्ती में, 70% आरक्षण मिला है, 10% आरक्षण नहीं होगा। संविधान में न्याय के अवसरों की समानता हमें भी है। संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं ना, उसका संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। हमारे अधिकार की सुरक्षा वो करेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम गए हैं, वो हमें हमारा अधिकार दिलाएगा। कोई भी अनरिजर्व कैटेगरी की सीट तभी ले सकता है जब 97 नंबर लाएगा। यहाँ आप आकर के बरगलाना बंद करिए लोगों को। आप रिलैक्सेशन बता रहे, कितना रिलैक्सेशन लेंगे। सबके पासिंग मार्क्स अलग अलग नहीं होते हैं। हर कैटेगरी का बच्चा एक ही में पास होता है, सबके लिए पासिंग मार्क्स इक्वल हैं। ATRE और टेट में आप 2 बार रिजर्वेशन लिए, फाइनल मेरिट रिजर्वेशन नहीं होगा। और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तय करने दीजिए। आप उच्च न्यायालय के आदेश के पालन के लिए दबाव क्यों बना रहे हैं सरकार पे? नहीं, आप दबाव क्यों बना। हम 3 महीने का इंतजार कर रहे हैं। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वो हमारे साथ न्याय करेंगे, हमें उनकी बात पर भरोसा है। आपको भरोसा क्यों नहीं है? आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, आपको अपनी लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी हुई सरकार को होना चाहिए। आपको सिंगल बेंच का आदेश जितना पूजनीय होना चाहिए जितना डबल बेंच का है। आप सिंगल बेंच के आदेश को नहीं मानेंगे। कोई नहीं बचा सकता आप लोग का। अपने रूल्स रेगुलेशन कोई नहीं खा जाएगा। क्योंकि वहां पर जो ATRE का शब्द आ गया था वो उनके लिए कहीं ना कहीं गले का कंटक बन रहा था, उसको मान नहीं रहे थे। आज डबल बेंच का निर्णय जब उनके पक्ष में आ गया तो उसको सहर्ष स्वीकार करने के पक्ष में है। ऐसा तो नहीं होता है। यदि जनरल के साथ कोई पक्षपात होता तो जनरल वर्ग स्वतंत्र है कि वो न्यायालय की शरण ले। सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा। आपके कहने से कोई गलत नहीं हो जाता है। आप कितना सर्वोच्च न्यायालय ने कल जो कहा है जाकर उसको सुन लीजिएगा। 70% आरक्षण लेकर के बैठे हो, 70% आरक्षण लिए हो, और कितना आरक्षण चाहिए? आरक्षण आपका हमारा करियर इसी तरीके से हर जगह बात रखनी हमारी चाहिए। सीट ले लेगा।
पहले बराबर पढ़ो, हर नंबर चयनित लाओ, जनरल उसके बनना बाद सीख ले, आगे डिबेट सीखो। में जाए तो इसी अगर तरीके से आप बोलो। आरक्षित वर्ग में माइग्रेट करना चाहते हैं 97 नंबर लाइए। अगर आप 97 नंबर नहीं लाते हैं तो आपको आरक्षित वर्ग में सीट नहीं मिलेगी। आप ये अपना प्रलाप बंद करिए। आपके लोगों को जिस तरह गुमराह कर रहे हैं वो एक दिन उन लोगों को भी पता चलेगा कि आप गुमराह कहते हैं, वो किस तरह फंस गए हैं। आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इंतजार करिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिस दिन कहेगा वही अंतिम सत्य होगा और वही माना जाएगा। भाई साहब आप के पालन की बात कर रहे हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के पालन की भी बात करिए। सिंगल बेंच कहा है ऑनरेबल जस्टिस ने, उसको भी मानिए ना। हम सरकार के साथ है, सरकार ने कहा है, हम इंतजार कर रहे हैं। आप भी इंतजार करिए 3 महीने। आप जिस तरीके से दबाव बना रहे हैं वो गलत है। जिस तरीके से आप जो है घर घेरना शुरू किए हैं वह गलत है। लोकतांत्रिक देश में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान होना चाहिए और होता है, हम लोग करते हैं। आप नहीं कर रहे हैं। जब मामला सब जुडिस हो गया है सर्वोच्च न्यायालय में तो आप यहाँ बंद करिए हुआ ना। ये आप बता रहे हैं कि हम कितने नंबर लाएंगे, कितने रिलैक्सेशन देंगे आप? नहीं, आपको सब में रिलैक्सेशन चाहिए। आपको सब में रिलैक्सेशन चाहिए। नंबर नहीं ला सकते हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है। 65% पाने वाला 70% वाले को चैलेंज करता है और अवैध कहता है। जिसके गुणांक 65 है 71-75 वाले को कहता है। क्या सामान्य वर्ग का अपना अपराध है? सामान्य वर्ग के लोग इस देश के नागरिक नहीं है। सामान्य वर्ग के लोग इस देश के नागरिक नहीं है क्या? सामान्य वर्ग के लोगों ने अगर 75 गुणांक हासिल किया है तो अपनी मेहनत से हासिल किया है। सामान्य वर्ग के लोग अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। लोग के खिलाफ नहीं बोलते। हमें किसी सहारे की जरूरत नहीं है। हम अपनी मेहनत से नंबर बनाते हैं, अपनी मेहनत से मेरिट में चयन पाते हैं और 4 साल से हम अपनी मेहनत से स्थान बनाए रहेंगे। हमने मेहनत नहीं रहेगा, पत्र दिया है। आप मुख्यमंत्री जी की बात नहीं मानेंगे, आप सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं मानेंगे, देखिएगा आपकी बात से जीतेंगे। आप किसकी बात मानेंगे? अमिताभ साहब, इनको एक बार ये बताया जाए कि अगर अनारक्षित वर्ग की सीट चाहिए तो अनारक्षित वर्ग के बराबर नंबर लाए। अनारक्षित वर्ग के बराबर नंबर नहीं ला सकते हैं तो यहाँ करके अपने नंबर नहीं लाएंगे, चैन चाहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में दोनों साथ। तो आपने डिबेट देखा है कि पवन पांडे ने कैसे बातों को बहुत ही सटीकता से, शालीनता के साथ, स्पष्टता के साथ, बड़ी दमदारी के साथ प्रस्तुत किया है। आगे हम आपको दिखाते हैं कि पवन पांडे जी ने जो बातें रखी हैं वो सारी की सारी इस वीडियो में क्लियर हो गई हैं। अभी हम आपको अनुराग पांडे जी की जो डिबेट है वो भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। आप उनके कुछ झलकियां देखिएगा। पूरी डिबेट तो यहाँ पर हम नहीं दिखा सकते, वो आप जाकर के मेन चैनल पर देख लीजिएगा, परंतु उसकी कुछ झलकियां जो मेन पॉइंट अनुराग पांडे जी ने बहुत ही दमदारी के साथ रखे हैं, जिसका जो वहां पर सुशील कश्यप थे और बीना कुशवाहा जी थे उनके पास भी उसके जवाब नहीं थे। और कहीं ना कहीं वो भी ये चीज समझ रहे थे कि जो अनुराग पांडे जी तथ्य रख रहे हैं वो बिल्कुल ही सत्य हैं और कोर्ट में यही होने वाला है। तो चलिए देखते हैं अनुराग पांडे जी ने क्या कहा है वीडियो में। उन्होंने बोला, आप सुनिएगा, आपके दर्शकों को एकदम क्लियर हो जाएगा। एक परीक्षा होती है कट ऑफ के मैटर में, मैम ये एग्जामिन हो रहा था कि क्या सरकार को पावर है कट ऑफ लगाने की कि नहीं। इन दैट केस दे सेड दैट एटीआर इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम। दैट मींस अगर आप ये एग्जाम क्लियर करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टीचर बन ही जाओगे। इसके बाद एक और लिस्ट आएगी, शॉर्ट लिस्ट होगी, इसके बाद आएगा, ठीक है। वहां पे कट ऑफ का मैटर था, वहां ये एग्जामिन किया जा रहा था। अभी अगर बात हम रिजर्वेशन की कर रहे हैं जो हमारी एसएलपी में है, जो भाई साहब कह रहे थे सुशील जी की ये लोग एसएलपी में लगाए हैं कि 10,000 लोग बाहर हो जा रहे हैं, तो ऐसा हमारी एसएलपी में कुछ नहीं लगा है। वो किसी के एसएलपी होगी भाइयों में आप जगह रवि सक्सेना की एसएलपी में आया हुआ है, लिख सकते हैं मेरे भाई। सुशील भाई उसके बाद मैम जब बात यहाँ रिजर्वेशन की आती है तो अगर आप यहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये एग्जामिन करने जा रहा है कि अगर आप एक एटीआर एग्जाम में लाभ ले चुके हैं किसी भी तरह का, एक्सेप्ट देन जो उम्र में छूट होती है उसको छोड़ के, तो क्या आप अगले स्टेज में लाभ ले पाएंगे कि नहीं, ये सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा ना मैम। ये सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा। ये ना हम आप तय करेंगे, ना सुशील भाई तय करेंगे, ना आप तय करेंगे, ना कोई तय करेगा। सर्वोच्च न्यायालय तो तय करेगा अनुराग भाई, लेकिन जो रूल है, रूल में तो बात लिखी गई है ना, रूल 8 में कहा नहीं गया है भर्ती का भाग है, भर्ती का भाग है। सुशील भाई मैं उसी को क्लियर कर रहा हूं बड़े भाई। मैं कह रहा हूं एटीआर इज अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन द राम शरण मौर्य जजमेंट। इट इज रिटन दैट एटीआर इज अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बिकॉज दैट जजमेंट इज ओनली फॉर कट ऑफ, एंड इन द केस ऑफ कट ऑफ इट मींस दैट if you clear this exam, that not means you can claim that you are being assistant teacher। समझिए मेरी बात को। जैसा कि अचयनित लोग राम शरण मौर्य के केस को
बता रहे हैं वहाँ पर 90-97 ATRE को क्वालिफाइंग माना गया था। अब देखिएगा यहीं पर अनुराग पांडे जी ने कितनी बारीकी से और सटीकता के साथ उसके तथ्य को बताया है कि वो जो वहाँ पर क्वालिफाइंग जब कहा था, क्योंकि वहाँ पर वो जो पावर ऑफ स्टेट्स दिखा रहे थे, एग्जाम अथॉरिटी का जो पावर था उसको डिफाइन कर रहा था और यहाँ पर ये आरक्षण को डिफाइन कर रहा है। तो अनुराग पांडे ने जो भी बातें रखी बहुत दमदारी के साथ, सटीकता के साथ रखी हैं। इसी तरीके से जब भी कोई हमारा चयनित साथी किसी भी डिबेट में जाए तो ऐसे तथ्य पहले से ही जुटा ले और अपनी बात को बहुत सटीकता के साथ, दमदारी के साथ, तथ्यों के साथ रखे, जिससे कि समाज में जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है वो दूर हो सके। असिस्टेंट टीचर नहीं बन जाएंगे क्लियर करने पे, उसके बाद एक नई लिस्ट आएगी, उसमें आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तब बनेंगे। इसके लिए उन्होंने बोला है वहां पे नियोक्ता की पावर एग्जामिन, मैं वो केस लड़ा हूं 60-65 का, मुझे एक सुनवाई बाई डेट याद है उसकी, है ना। उसमें नियोक्ता, मैम आप इतना जानती होंगी, मैं आपको बताऊं, हर जो भी एक केस होता है मैम, उसकी एक प्रेयर होती है, केस नेचर होता है, वो जजमेंट उस केस नेचर पे, उस प्रेयर पे आता है, ना कि वो जजमेंट हमेशा लागू हो जाएगा। अगर रामशरण मौर्य का जजमेंट ये हमेशा हर फील्ड में हवाला दे रहे हैं मैम, तो ये बताइए रामशरण मौर्य के जजमेंट पैरा 42 एंड पैरा 46 में लिखा है बीएड वर राइटली अलाउड। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पैरा 42 पैरा 46 में लिखा है बीएड वर राइटली अलाउड। तो फिर इनसे मैं पूछना चाहता हूं, देवेश शर्मा जजमेंट में बीएड बाहर क्यों हो गया? क्योंकि न्यायालय जब कोई केस एग्जामिन करता है तो उस पर्टिकुलर केस नेचर, उस पर्टिकुलर प्रेयर पे वो जजमेंट आता है, वो जजमेंट और किसी केस नेचर पे लागू नहीं हो जाएगा। यहां बात रिजर्वेशन की चल रही है। और ये बताइए मैं आपके माध्यम से सभी के समक्ष एक बात रखना चाहता हूं, एटीआरई एग्जाम हुआ क्यों? समझिएगा मेरी बात को, टेट की बात नहीं कर रहा हूं। टेट एग्जाम जो है मैम, उसकी मार्कशीट आप कहीं भी लगा सकती हैं, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं। लेकिन जो एटीआरई एग्जाम है मैम, वो सिर्फ और सिर्फ इसी 69,000 के लिए था, उसकी मार्कशीट आप कहीं नहीं लगा सकती मैम। अब वो एटीआरई सिर्फ 69,000 के लिए। ये बताइए, अगर मैम ऐसी कंडीशन है कि आप अगर पीसीएस का प्री दे रही हैं और वो प्री का जो क्वालिफाइंग है वो सिर्फ पीसीएस इसी मेंस के लिए है, आगे कहीं आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे मैम, तो हाउ कैन यू से दैट एटीआरई इज अ डिफरेंट फ्रॉम 69,000 वैकेंसीज मैम? हाउ कैन एनीवन से दैट एटीआरई इज अ डिफरेंट फ्रॉम 69,000? ATRE is held only for this 69,000 ma'am. And ATRE is held only for this 69,000. So how can anybody can claim that ATRE is different from 69,000? जो रामशरण, मैं फिर बोल रहा हूं मैम, जिस रामशरण मौर्य जजमेंट का ये हवाला दे रहे हैं उसमें कट ऑफ एग्जामिन हो रही थी और नियोक्ता की पावर एग्जामिन हो रही थी मैम, है ना। तो उसमें उन्होंने बोला कि ये क्वालिफाइंग, जैसे मैम पीसीएस का प्री होता है, बहुत फेमस है इसलिए मैं एग्जांपल बार बार दे रहा हूं, है ना, कि वो क्वालिफाइंग होता है, उसके बाद आप मेंस में जाते हैं, उसके मार्क्स जुड़ते हैं। लेकिन मैम ये नहीं है कि पीसीएस प्री जो है वो मेंस से उसको अलग कर देंगी आप। पीसीएस प्री जो इस साल हम आप देने जा रहे हैं मैम, वो पीसीएस मेंस के लिए ही तो है, तो आप उसको अलग थोड़ी ना कर सकती हैं। या I accept that this ATRE is qualifying exam just like PCS pre. PCS pre is also qualifying exam, ma'am. But how can you say that PCS pre is different from PCS mains, ma'am? How can you say? How can anyone say? This is a simple logic, ma'am. है ना। तो यही मैं भाई साहब सबसे, आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि एटीआरई क्वालिफाइंग है, मार्क्स के लिए है, लेकिन एटीआरई डिफरेंट नहीं 69,000 से। तो ये बिल्कुल मत कहिए कि रामशरण मौर्य में क्वालिफाइंग है, बट उससे अगर आप, अच्छा मैं मेरे भाई एटीआरई जो डिफाइन होगी वहां पे जहां आपका फायदा होगा वहां बताओगे कि ये एटीआरई रामशरण मौर्य से कौन सी। ठीक है, देखिए मामला आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, ठीक है अनुराग जी, ऐसा नहीं है। वही लूंगी। देखिए मैम, ओनली सुप्रीम कोर्ट हैज राइट टू डिसाइड एंड सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड। सुनवाई होगी, यहाँ पर असिस्टेंट टीचर की नियुक्ति होने जा रही है, बेसिक एजुकेशन एक्ट 1981 के। मैम, ओनली सुप्रीम कोर्ट हैज राइट टू डिसाइड एंड सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड। सो लेट्स सी, क्यों किसी को प्रॉब्लम हो रही है, क्यों किसी को जल्दी है लिस्ट लाने की? मैं तो खुद कह रहा हूं ना, जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है वो हम मानेंगे। अभी मैम देवेश शर्मा जजमेंट आदेश का नहीं पालन होना चाहिए। हाँ ठीक है, सुशील किसके जी, आदेश आपको का? कितनी उम्मीद है कि दोनों ही पक्षों उच्च को न्याय न्यायालय मिलेगा? ने कहा डिवीजन बेंच ने कहा उसका पालन नहीं होना चाहिए। अरे तो अब रोक लग जाएगी ना तो कहा है ना कि पब्लिक डोमेन में लिस्ट लाना चाहिए। लिस्ट भाई ये पहले मुझे बताओ, लिस्ट से देर क्यों रहे हो? लिस्ट को आना चाहिए ना, लिस्ट तो बाहर आ जाए। अरे जब रोक लग गई है भैया, सर्वोच्च न्यायालय से बड़े हम आप नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है कि नो लिस्ट इज टू बी मेड। इसका मतलब क्या है? कौन बना लेगा लिस्ट बताइए? मैम सुप्रीम कोर्ट अगर कोई लिस्ट बना पाएगा ये बताइए?
नहीं, वो तो अब तो नहीं बनेगी, अब तो की गई डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वालिटी पॉइंट से। भैया लिस्ट के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने 3 महीने का समय दिया था, और मैं मेरी बात समझिएगा, मैं अधिकारी को डिफेंड नहीं करने जा रहा हूं, अधिकारी को मैं डिफेंड ही नहीं करूंगा, वो लिस्ट लाए ना लाए मुझसे नहीं मतलब है, मैं चयनित सूची में हूं, मेरा हित प्रभावित हो रहा है, मैं सर्वोच्च न्यायालय गया, सर्वोच्च न्यायालय ने मेरी एसएलपी जो कि चंद्रमौली मिश्रा के नाम से है मैम, मैं 40529/2024 में उसका नंबर ही बता दूं, उस पे नोटिस हुआ है राज्य सरकार को कि आप इस पे आइए और अपनी बात रखिए, तो सीधी सी बात है मैम, मेरा हित प्रभावित होगा, मैं सर्वोच्च न्यायालय जाऊंगा, और अब उन्होंने बोल दिया नो लिस्ट इज टू बी मेड, तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग आए अपनी बात रखें, क्या दिक्कत? कोई अनुराग जी हो चाहे कोई भी हो, जिसका हित प्रभावित होगा अदालत जाएगा। और साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, आपने पवन पांडे की डिबेट और अनुराग पांडे जी की डिबेट देखी, और वहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि चयनित का पक्ष कितना मजबूत है। चयनित के साथ जो पक्षपात हुआ हो माननीय न्यायालय से, वो पक्षपात दूर होगा, जिसका चयनित वर्ग को लाभ भी मिलेगा। और एक बात हम कहना चाह रहे हैं, जैसे कि हमारे वर्ग के ही कुछ लोग कह रहे हैं कि ATRE को क्वालिफाइंग एग्जाम ही रहने दिया जाए, उसके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए, तो क्यों ना किया जाए? जब इसी का फायदा उठा करके एक 97 नंबर ला करके जनरल कैंडिडेट क्वालिफाई होता है और आरक्षित वर्ग का मात्र 90 नंबर पे क्वालिफाई हो जाता है। अब आप सोचिएगा, जनरल वर्ग या UR जो अनारक्षित वर्ग का कैंडिडेट है, वो अगर 90 और 96 नंबर लाता है तो क्या वो भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। परंतु वही एक तरफ जो आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट है, वो 90 और 96 नंबर के बीच में नंबर लाता है, फिर भी वो भर्ती प्रक्रिया में बना रहता है, और यदि उसकी मेरिट अच्छी होती है तो आरक्षित जो UR की सीटें, जो अनरिजर्व सीट है, उस पर अपना चयन की दावेदारी करता है। तो ये कहीं ना कहीं पक्षपात है, क्योंकि आप पहले ही टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TT में आप 82 नंबर पर, यानी 90 नंबर UR का होता है और आरक्षित वर्ग 82 नंबर पर पास होता है, वहाँ पर भी आप 5% का रिलैक्सेशन ले चुके होते हैं, छूट ले चुके होते हैं, परंतु वहाँ पर भी जनरल को 90 नंबर लाना पड़ता है, 5% ज़्यादा नंबर लाना पड़ता है। तो आप ये समझिए, एक भर्ती प्रक्रिया में आप कितनी बार आरक्षण का लाभ लेते हैं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। UPSC के और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे बहुत से ऑर्डर हैं जिसमें स्पष्ट कहा गया है, यदि कोई आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट किसी भी स्टेज पर, भर्ती के किसी भी स्टेज पर यदि आरक्षण का लाभ लेता है तो उसका चयन उसकी ही कैटेगरी में होगा, भले ही वो नंबर UR के बराबर ही क्यों ना ले आए। तो ऐसे कई ऑर्डर जो ATRE के सपोर्ट में है, डबल आरक्षण यानी डबल जो दोहरा आरक्षण, तिहरा आरक्षण है, उसका खंडन करेंगे, और जो यहाँ पर गलत तरीके से जो आरक्षण की व्याख्या की जा रही है उसको रोका जाएगा, और इसका लाभ चयन को अवश्य मिलेगा। धैर्य बनाए रखिए। अब मामला जब चौखट पे है, माननीय न्यायालय की चौखट पर है, तो उसका इंतजार करना चाहिए। अब देखिएगा, एक मानसिकता ऐसी भी है कि हमारे समाज में जितने भी वरिष्ठ नेता हैं आरक्षित वर्ग के, अखिलेश यादव हों, प्रियंका गांधी हों, राहुल गांधी हों, अनुप्रिया पटेल जी हों, केशव प्रसाद मौर्य जी हों, ये सब एक वर्ग विशेष के लिए खुल करके अनारक्षित वर्ग का विरोध कर रहे हैं और अपने वर्ग के साथ खड़े हुए हैं। परंतु हमारे वर्ग के बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने वर्ग के लिए एक भी शब्द नहीं बोला है, और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप चाहे शासन में होते हैं या किसी मंत्री पद पर होते हैं, तो आपके लिए सर्व समाज एक जैसा होता है। आप किसी के साथ, किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं बोल सकते, आपको केवल न्याय परक बातें ही करनी चाहिए। परंतु हमारे आरक्षित वर्ग के जो नेता हैं, आज वो इन सब चीज़ों से पथभ्रष्ट हो चुके हैं, उनको केवल एक वर्ग विशेष ही दिखाई पड़ता है, जबकि अनारक्षित वर्ग भी इसी समाज का हिस्सा है, वो भी इसी समाज में वोट करता है, उसका वोट भी इन्हीं पार्टियों को मिलता है। परंतु ये लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं और अपना वर्ग प्रेम खुल करके दिखाते हैं, और हम अनारक्षित वर्ग का विरोध करते हैं। अगली बात यह आती है, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मामला माननीय न्यायालय में है, तो उसका विरोध क्यों? आप ये समझिएगा, एक तरफ वो संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ संविधान की अवहेलना करते हैं। जब मामला किसी न्यायालय में होता है तो क्या उसके विरुद्ध सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, धरना देना चाहिए? जब माननीय न्यायालय ने कहा है कि 23 सितंबर तक आप वेट करिए, 23 सितंबर तक सबमिशन करके सभी पार्टियां हमारे पास आएँ, हम इसकी सुनवाई करके बाकायदा निर्णय देंगे, तो धैर्य रखना चाहिए। अब ये संविधान की और न्यायालय की अवमानना नहीं तो क्या है? एक तरफ न्यायालय की दुहाई देते हैं, एक तरफ संविधान की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ न्यायालय की कही हुई बातें, संविधान की कही हुई बातों को ही दरकिनार कर देते हैं। जब न्यायालय ने रोक लगा रखी है तो न्यायालय के विरुद्ध आप सरकार पर दबाव क्यों बना रहे हैं? ये अनुचित है।
अवैधानिक है और संविधान के विरुद्ध भी है। यदि आप संविधान पर विश्वास रखते हैं, न्यायालय पे विश्वास रखते हैं, तो न्यायालय पे विश्वास रखिए। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, चाहे वो आरक्षित वर्ग हो या अनारक्षित वर्ग हो। न्यायालय सबको एक दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से ही सबके साथ न्याय करेगी और भविष्य में जो भी परिणाम आएगा वो सबके लिए सर्वमान्य होगा और सुखद होगा। साथियों, एक निवेदन और है चयनित वर्ग से, जब भी वो किसी डिबेट में आए तो अपने ऐसे कोई पॉइंट डिबेट में न रखें जो कोर्ट में रखे जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे कई तर्क रख देते हैं, अगर आप उसको पब्लिक डोमेन में ले आते हैं तो विपक्षी जो हैं हमारे, वो इन पॉइंट का कहीं ना कहीं काट ढूंढ लेते हैं और अगर कोई तथ्य है तो उसका काट भी हमारे समाज में ही मौजूद होता है। किसी न किसी न्यायालय के द्वारा उसका काट या उसकी जो सोल्यूशन है वो दिया गया होता है। तो निवेदन करते हैं, जब भी आप किसी डिबेट में जाएं तो आप बातों को रखिए, दमदारी तथ्य को रखिए, परंतु अपनी रणनीति, आप किस बेस पे अपने SLP को ले जाते हैं, अपनी प्रे को ले जाते हैं, उनकी बातों को आप डिस्क्लोज मत करिए, क्योंकि विपक्षी इसका फायदा उठा सकते हैं, इसका तोड़ ढूंढ सकते हैं और वो उनके लिए आसान होगा। यही बात यदि अचानक कोर्ट के सामने उनके सामने प्रश्न होगा तो उस समय उनका तुरंत उसका समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। परंतु यदि हम ऐसे कई पॉइंट अपने कई हथियार से अगर पब्लिक डोमेन में ओपन कर देंगे तो विपक्षी उसका पहले से ही उसकी तैयारी कर लेंगे और हमारा जो हमारे प्रश्न होंगे उसका वो जवाब आसानी से कोर्ट में दे सकते हैं या कोर्ट को गुमराह कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, जब भी हम कहीं पब्लिक डोमेन में जाएं तो हम अपनी उन बातों को डिस्क्लोज ना करें, ओपन ना करें जो हमारे मुकदमे की पैरवी के अभिन्न अंग हो सकते हैं, जो हमको जीत दिलाने की तरफ हमको बढ़ा सकते हैं। साथियों, धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।